हेलो, ये जो है इसका नेक्स्ट सेक्शन जो तुम्हारा लास्ट वाला पोर्शन है मेथड्स इन क्रिस्टलोग्राफी, इसमें हम लोग जो है अभी लास्ट जो सेक्शन है उसको देखेंगे, द रोटेशन मेथड इन एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। पाउडर मेथड के बारे में हम लोगों ने देखा, पाउडर मेथड क्या है, कैसे काम करता है। दिस इज लाउ मेथड देखा, लाउ फोटोग्राफ, एंड दिस इज द रोटेशन मेथड। ठीक है, तो इसमें जो है शॉर्ट नोट्स आते हैं लिखने के लिए। यू हैव टू डिस्क्राइब द मेथड, और कैसे इससे हम मेजरमेंट करते हैं, कैसे इंडेक्सिंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पाउडर मेथड होता है हमारा, पाउडर मेथड की प्रॉब्लम ये है या उसका शॉर्टकमिंग ये है, दैट मेथड इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली फॉर पाउडर सैंपल्स, नॉट फॉर सिंगल क्रिस्टल्स। तो पाउडर मेथड जो है, पाउडर मेथड is applicable for powdered samples only, powder samples only। ये सिर्फ पाउडर सैंपल्स के लिए ही जो है वो यूज होता है। ठीक है, it does not apply to single crystals, it does not apply टू सिंगल क्रिस्टल्स। ये सिंगल क्रिस्टल्स के लिए जो है एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, सिंगल क्रिस्टल को हम पाउडर मेथड से स्टडी नहीं कर सकते। अब इसमें जो है जब हम लोग इंटेंसिटी का कैलकुलेशन करते हैं या एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न को स्टडी करते हैं तो दे रिक्वायर ए लार्ज नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस। ठीक है, और अगर हम सिंगल क्रिस्टल यूज कर रहे हैं तो हमको ये लार्ज नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस पाउडर मेथड से नहीं मिलेंगे। फॉर स्टडीइंग एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न, a large number of reflections are required, a large number of reflections are required that cannot be obtained for single crystals, पाउडर मेथड यहां पे ये हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इसके लिए हमको कोई और एक मेथड चाहिए। ठीक है, तो ये जो है सिंगल क्रिस्टल के लिए रोटेशन मेथड या जो ऑसिलेशन मेथड होता है दैट इज अवेलेबल फॉर द सिंगल क्रिस्टल्स, और ये लाउ इक्वेशंस पर बेस्ड है। फॉर सिंगल क्रिस्टल्स रोटेशन और ऑसिलेशन मेथड इज अवेलेबल। Oscillation method is available। ये मेथड जो है यहां पर यूज होता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका अरेंजमेंट क्या है, क्या होते, कैसे इसको जो है स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर जो डायग्राम है ये भी तुमको किसी भी टेक्स्ट बुक में, सॉलिड स्टेट फिजिक्स या एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के किसी भी बुक में मिल जाएगा। इसका जो रोटेटिंग क्रिस्टल टेक्निक है उसका बेसिक जो अरेंजमेंट होता है, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, वो हम यहाँ पे डायग्राम दे रहे हैं। दिस इज द डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, लैब में भी रखा हुआ है।
तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट होता है, ये अरेंजमेंट इज मोर और लेस इज सिमिलर टू द लाउ मेथड। लाउ मेथड जैसा ही जो है इसका अरेंजमेंट होता है, बहुत इससे डिफरेंट नहीं होता। और ये लाउ इक्वेशंस पर बेस्ड है। अरेंजमेंट फॉर द रोटेशन और ऑसिलेशन मेथड is similar to लाउ मेथड। ठीक है, अब इसमें इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक कैसे काम करता है वो देख लेते हैं। ये जो यहाँ पर तुम देख रहे हो स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे स्पेसिमेन रखा जाता है, सैंपल रखा जाता है, और ये जो है एक मोटर से कनेक्टेड है। ये मोटर जो है ये इस सैंपल होल्डर को अलोंग विद द सैंपल इसको रोटेट करता है। ठीक है, ये घूमता रहता है सैंपल, इसीलिए रोटेशन बोलते हैं। द सैंपल इज माउंटेड, माउंटेड माने चढ़ाना, माउंटेड ऑन द होल्डर and there is a motor, that rotates the holder with the sample, सैंपल के साथ जो है ये होल्डर को रोटेट करता है। ठीक है, ये इसका इसीलिए इसको रोटेशन बोलते हैं। सो कॉल्ड रोटेशन मेथड, क्योंकि यहां पे हमारा सैंपल जो है वो स्थिर नहीं है, वो रोटेट कर रहा है। ध्यान देना इस चीज। ठीक है, इट इज रोटेटिंग। तो यहां पे जो एक्सरे यूज होता है, एक्सरे यहां पर हम लोग यूज करते हैं, और ये एक्सरे एंटर कहां से करता है? इस कोलिमेटर से। जो कोलिमेटर तुमको डायग्राम में दिख रहा है, यहां पर से हम लोग एक्सरेज को जो है इंसिडेंट कराते हैं, और रिफ्लेक्शन जो है वो फोटोग्राफिक फिल्म में रिकॉर्ड होते हैं। जो ये जो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, इस सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर के ऊपर लगाया रहता है फोटोग्राफिक फिल्म। ठीक है, इसका रेडियस जो है लगभग 3 सेंटीमीटर का होता है, और इसका एक्सिस जो है रोटेशन के कोइंसिडेंट होता है। द एक्सरेज एंटर थ्रू द collimator and the reflections are recorded on the photographic film, that is coincident या coincident नहीं, coaxial with the axis of rotation, rotation axis के साथ ये coaxial होता है, and has diameter या radius अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर का इसका रेडियस होता है। ठीक है, ये अरेंजमेंट होता है यहां। और इसके पीछे जो है एक बीम स्टॉपर लगा होता है टू एट द एग्जिट पॉइंट, जो तुम्हारे ऊपर डायग्राम में है। एट द एग्जिट पॉइंट देयर इज ए बीम स्टॉपर, ये जो है एक लगा होता है। अब इसका जो पैटर्न तुमको मिलता है, जो फोटोग्राफिक प्लेट पे हमको पैटर्न देखने को मिलता है, उसको जरा समझ ले, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये पैटर्न जो है कुछ इस प्रकार का मिलता है, ये भी तुमको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, इसको समझ लो अच्छे से। तो हमको पैटर्न हमको कुछ इस प्रकार का मिलता है। यहाँ पे 2 टर्म्स लिखे हुए हैं, लेयर लाइन एंड रो लाइन, इसको समझ लेना है। हम लिखेंगे, पहले समझ लो। ठीक है, अच्छा, इसमें एक्सरे जो है दैट इज नेसेसरीली ए मोनोक्रोमैटिक बीम। हम लोग
मोनोक्रोमैटिक एक्सरे यहां पे यूज करते हैं। एक्सरेज यूज्ड इन रोटेशन मेथड sorry, method are monochromatic ये मोनोक्रोमैटिक एक्सरेज हम लोग यूज करते हैं। तो ये जो है इसको अब हमको इंटरप्रेट करना है कि ये जो पैटर्न बन रहा है वो क्या बनता है। ठीक है, अब थोड़ा सा जो है अभी रिसेंटली हम लोगों ने लाउ मेथड पढ़ा है थियोरेटिकल, उसके लाउ इक्वेशंस पढ़े। तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा है कि जो डिफ्रैक्टेड बीम्स है दे लाई ऑन सरफेसेस ऑफ कोन्स सराउंडिंग द रो ऑफ एटम्स। जो तुम्हारे रो ऑफ एटम्स होते हैं उसके अबाउट कोन स्ट्रक्चर में होता है। एक डायग्राम इस तरह का बनाया गया था कि मान लो सपोज ये जो है तुम्हारा रो ऑफ एटम्स है, तो जो डिफ्रैक्टेड बीम्स है वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, दे लाई ऑन द सरफेस ऑफ द कोन्स। इस तरह के कोन्स होते हैं। ठीक है, लेयर लाइन जो है यहां पे जो तुमको लेयर लाइन लिखा हुआ दिख रहा है, दिस लेयर लाइन इज फॉर्म्ड बाय दीज कोन्स। द डिफ्रैक्टेड बीम्स lie on cones surrounding the row of atoms, surrounding the row of atoms। ठीक है, इसके एटम्स के ऊपर जो रो के अबाउट जो कोन्स होते हैं वहां पे होते हैं। अकॉर्डिंग टू लाउस थ्योरी में यही हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसमें ये जो लेयर लाइन तुमको दिख रहा है, लेयर लाइंस आर फॉर्म्ड बाय दीज कोन्स। लेयर लाइंस आर फॉर्म्ड बाय दीज कोन्स। इन कोन्स से जो है लेयर लाइंस बनते हैं। ठीक है, जो जीरो लाइंस होते हैं ये फॉर्म होते हैं, ये उन प्लेन से होते हैं दैट आर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस एक्सिस के अबाउट तुम्हारा क्रिस्टल रोटेट कर रहा है उसके पैरेलल जो प्लेन्स हैं दे फॉर्म द लाइन कॉल्ड द जीरो लाइंस। द जीरो लाइंस आर फॉर्म्ड बाय द प्लेन्स that are parallel to the axis of rotation। axis of rotation के जो पैरेलल है प्लेन्स उसके कारण जीरो लाइंस बनते हैं। ठीक है, और इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो मिलर इंडिसेस होते हैं, द मिलर इंडिसेस ऑफ दीज प्लेन्स, the Miller indices of these planes is 0। ये 0 0 0 प्लेन्स होते हैं। ठीक है, अब जो डिफरेंट रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, द पोजीशंस ऑफ द वेरियस रिफ्लेक्शंस, ये डिपेंड करता है कि जो सक्सेसिव प्लेन्स है उनके बीच में स्पेसिंग कितनी है, उसके बीच का डी कितना है, जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होता है डी। जब डी ज्यादा होगा तो डिफ्रैक्शन जो है ये कम ब्रैग एंगल्स पे होगा, और ये जो है ये तब सेंटर ऑफ फिल्म, जो तुम्हारा फिल्म फोटोग्राफिक फिल्म है उसके सेंटर के आसपास लाइंस बनेंगे, रिफ्लेक्शंस तुमको मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पे अगर हम पोजीशंस की बात करें, the positions of various reflections on this layer इसी जीरो के आसपास सब बनने लगते हैं। on this layer या लेयर लाइन कहें, लेयर लाइन डिपेंड ऑन द डी स्पेसिंग्स। अलग अलग जो तुम्हारे प्लेन्स हैं उसके
बीच का स्पेसिंग कितना है, जो लैम्डा बराबर 2d sin थीटा आता है। फॉर हायर डी स्पेसिंग, फॉर हायर डी स्पेसिंग reflections occur at low Bragg angles। यहां पे जो थीटा होता है वो थीटा जो है लो होता है। एंड इन द फिल्म, हमको बेसिकली ये तो अंदर जो हो रहा है वो हो रहा है, हमको फिल्म पर जो दिख रहा है वो क्या होता है, एंड इन द फिल्म दे आर, या these lines are close to the center of the film। फिल्म के सेंटर के जो है ये एकदम क्लोज होता है। तो सेंटर, फिल्म का जो सेंटर है उसके आसपास जो तुमको लाइंस मिले हैं, दिस मीन्स दे आर फॉर दोज प्लेन्स जिनके बीच का स्पेसिंग ज्यादा है। ठीक है, सेंटर ऑफ द फिल्म। और दूसरे जो लेयर्स होते हैं, अदर लेयर्स, जिनके बीच का स्पेसिंग बहुत ज्यादा नहीं है, अदर लेयर्स आर सेपरेटेड एज S1, S2, S3 ऐसे करके ये सेपरेटेड होते हैं फ्रॉम द जीरो लेयर लाइन। तो जहां पे मिलर इंडेक्सेस जिसका जीरो है वो जीरो लेयर लाइन बना, और उसके आगे बढ़ते जाएंगे तो हमको वो प्लेन्स मिलेंगे जिनका मिलर इंडेक्सेस जीरो नहीं है, जीरो लेयर लाइन। अब यहां पे हमको लाउ इक्वेशंस का यूज करना है। इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मान लो जो तुम्हारा क्रिस्टल है उस क्रिस्टल को तुमने रखा और उसमें जो है ए बी सी तीनों तीन एक्सिस होते हैं। इफ द उसमें से कोई अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज ए बी सी तीन होते हैं, मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन ए है, तो यहां पे जो हमारा इक्वेशन होगा, दैट इक्वेशन इज ए कॉस अल्फा, जो हम लोगों ने लाउ इक्वेशन से पढ़ा था, इज एन लैम्डा। ठीक है, अल्फा जो है ये ए कॉस अल्फा, ये इक्वेशन कहां से आया है, फ्रॉम द कंसिडरेशन ऑफ द पाथ डिफरेंस। एन बराबर जीरो के लिए, एन जो है इंटीजर है, एन बराबर जीरो माने जीरो लेयर लाइन, जीरो लेयर लाइन। एन बराबर वन का मतलब होता है फर्स्ट लेयर, n equal to 1 is first layer, n equal to 2 is second layer। ठीक है, इसी तरह से n equal to 3, 4 के लिए जो है हमको लाइंस मिलते रहते हैं। नाउ सपोज इफ Sn is the separation of the nth layer line, zero layer from zero layer से अगर Sn सेपरेशन है nth लेयर का, और R जो है, R is the radius of the camera, तब एक रिलेशन हम लोग यूज करते हैं, R is the radius of the camera, then तब जो अप्रोक्सीमेशन या तब जो इक्वेशन हम लोग कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, दैट रिलेट्स Sn टू द रेडियस ऑफ द कैमरा, इट इज कॉट अल्फा n इज Sn बाई R। इसको और थोड़ा सा डिटेल्स में अगर हम देख ले, क्योंकि अल्फा अगर हम मेजर नहीं कर पा रहे तो बेसिकली हमको जो नोन पैरामीटर्स होते हैं, एक्सरे का वेवलेंथ, कैमरे का रेडियस, ए, इन सब के टर्म्स में अगर हम देखें तो ये जो इसका डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। दिस इज एन लैम्डा बाई ए, लैम्डा जो है वेवलेंथ है, रूट ओवर 1 माइनस एन लैम्डा बाई ए का होल स्क्वायर इनटू आर। तो यहां से जो है इस इक्वेशन से फॉर ए गिवन Sn, जो हम फोटोग्राफिक फिल्म से पढ़ते हैं, लैम्डा हमें पता होता है, रेडियस हमें पता होता है, एन हम निकाल सकते हैं फर्स्ट लेयर है कि सेकेंड लेयर है। We can calculate the lattice parameter A
हम लैटिस पैरामीटर ए को कैलकुलेट कर सकते हैं और यही काम जो है हम बाकी पैरामीटर्स के लिए भी कर सकते हैं. सो ए बिकम्स n lambda by a, sorry, n lambda by Sn Sn r square plus Sn square to the power 1/2. यहां से जो है हम लैटिस पैरामीटर को कैलकुलेट कर सकते हैं. ये जो लेयर लाइंस है, ये जो S1 S2 है, इसका डायग्राम भी हम तुमको दे रहे हैं. यू कैन गेट इट इन ए टेक्स्ट बुक. जो भी तुम टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे हो, जहां पे पाउडर ये सब मेथड्स के बारे में बताया गया है, उसमें दिया है. ठीक है, दिस इज द कंडीशन है. ये जो है सेंटर है और ये कोन्स है. इन कोन्स के कारण जो है ये लेयर लाइंस बनते हैं, जो हमने भी बताया तुमको. ठीक है, so this is how you can calculate the lattice parameter. तो हम B और C एक्सिस को भी अगर हम ले फोटोग्राफ में, यूनिट सेल पैरामीटर्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. So for single crystal this method is very easy. ये जो है काफी इजी एक मेथड होता है to calculate the lattice parameters. Similar procedure can be obtained या can be used to find B and C. ठीक है, so this makes your work much easier. अगर कोई क्वेश्चन है, अगर कोई क्वेरी है, यू आर फ्री टू आस्क. कमेंट सेक्शन में बताना. मेरा नंबर भी है तुम्हारे पास. यू कैन आस्क मी एनी क्वेरी इफ यू हैव. ठीक है.